हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। आज ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग ये दूसरा सीरीज देख रहे हैं। दूसरा सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन लिए गए हैं और टॉप 20 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का होगा, ठीक है। और ये साइंस के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जो है साइंस के हैं और ये सभी साइंस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहले की जितनी भी एग्जाम हुई है 10th क्लास की उसमें पूछे गए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद से फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। उसके बाद से देखिए कुछ चंद लाइनें हैं जो आपके जीवन को प्रेरित करेंगी, जिसमें से एक लेखक ने लिखा है कि कठिनाइयां अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण नियति के लिए तैयार करते हैं। कठिनाइयों से जो लड़ता है वही ऊंचाइयों को छूता है, और कठिनाइयां जो है जीवन की वो गुरु होती है जिससे इंसान जो है बहुत कुछ सीखता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपके 10th क्लास के सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों को बनाने में किया जाता है। बिजली के तार यानी कि जिससे करंट फ्लो होता है, और वैसे तारों का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेके जा सके, आसानी से मूव करा सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो मेरे सामने 4 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है सोडियम, तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो होगा तांबा होगा। और तांबा को हम लोग कहते हैं क्या, कॉपर भी कहते हैं, ठीक है। और वही कॉपर है जिसका परमाणु संख्या 29 होता है। और ये डी ब्लॉक के तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व जो है आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन किस ब्लॉक का तत्व है, जब आवर्त से क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। चाकू से, पानी के धार से सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। धातु की पहचान के बारे में हम बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जिसके अंत में यम आता है, जिसके अंत में यम आता है वो सभी के सभी जो है धातु होते हैं। जैसे देखिए कॉपर में तो यम नहीं है, लेकिन इसका प्राचीन नाम अगर आप देखेंगे क्यूप्रियम तो उसमें जो है यम आता है। उसके बाद से एल्युमिनियम के अंत में यम आया है, सोडियम के अंत में यम आया है, ठीक है। जिंक का अगर आप पुराना नाम देखेंगे उसमें भी यम आ जाएगा। तो ये जो है धातु की पहचान है। जिंक को जस्ता भी कहते हैं। तीन, इसका परमाणु संख्या जो होता है 30 होता है। और ये जिंक में विद्युत धारा जो है, विद्युत लेपन में जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक सवाल यहां से और भी उत्पन्न हो रहा है कि बिजली के तारों में जो सुचालक होते हैं जिसे धारा आसानी से प्रवाहित होती है कम खर्चों में, तो चांदी की तार ऐसी होती है जिसमें बिजली को खपत करने में बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम एनर्जी लगती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। धातु का पूछ रहा है, गलनांक किसका सबसे अधिक होता है। तो 4 ऑप्शन मेरे सामने है। सीसा को टीबी कहते हैं संगीत में, कॉपर को सीयू कहते हैं, टंगस्टन को डब्ल्यू कहते हैं और जस्ता को जेडन कहते हैं। तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये धातु जो है और टंगस्टन जो का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। अगर इसका गलनांक अधिक नहीं होता तो जो आप बल्ब देखते हैं जो पीला लाइट देता है उसमें इतनी गर्मी होती है कि किसी भी तार को पिघला सकता है। लेकिन टंगस्टन एक ऐसा धातु है जो उतना तापमान पर भी नहीं पिघलता है, ठीक है। इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन भी डी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी का जो डी ब्लॉक है उसका ये तत्व है टंगस्टन, ठीक है। शीशा के बारे में पीबी, ये भी एक धातु है। धातु और धातु से भी क्वेश्चन आता है। जंग ये भी धातु है, ये भी धातु है। टंगस्टन भी क्या है, ये भी धातु है। और जस्ता भी, ये भी धातु है। परमाणु संख्या की अगर बात करें तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है और जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए कि सीसा और टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि जो विद्युत बल्ब का जो
तंतु है किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को पानी से काटा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए थे कि किस धातु को पानी से काटा जा सकता है या सोडियम ये चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। चार ऑप्शन आपके सामने है, लोहा है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, तांबा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सोडियम होगा। पानी के धारों से काट सकते हैं सोडियम को और चाकू से भी काट सकते हैं। ये चारों का चारों जो ऑप्शन दिए गए सब धातु है। लोहा धातु है, परमाणु संख्या 26, द्विबोलक का तत्व है। संयोजकता पूछेगा तो इसकी संयोजकता दो भी होती है और कई 3 भी होती है। सोडियम क्या है, ये भी धातु है, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और सोडियम का ये जो है इस बोलक का तत्व है, ठीक ना, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है और ये P बोलक का तत्व है, ठीक है। उसके बाद से कॉपर को हिंदी में कहते हैं क्या, तांबा कहते हैं। परमाणु संख्या 29 होती है और ये डी ब्लॉक का तत्व है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो जान जाइए। तांबा का जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर इसका सोडियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। MgO का मतलब क्या, MgO को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए आयन कौन से उपस्थित होते हैं, तो MgO में देखिए Mg जो है और वो है, तो Mg का जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 2 और 2 आएगा। तो बाहरी कक्षा में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है देने की क्षमता रखता है मैग्नीशियम, इसीलिए मैग्नीशियम पर जो है डबल पॉजिटिव होता है। और ऑक्सीजन का जब परमाणु संख्या अगर आप लिखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से आएगा जो कि इसके अष्टक पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉन की मदद लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन पर जो होता है 2 माइनस होता है। तो आप एक से बताइए कि ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इसमें बताइए पहले तो Cl वाला दिया थी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो बच क्या गया Mg प्लस प्लस यानी कि 2 प्लस Mg प्लस प्लस का मतलब क्या होता है Mg प्लस 2 और O माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा सही है। क्यों सही है ये आप जानते हैं। और इसका फार्मूला कैसे बनता है, तो फार्मूला के बारे में जानिए। तो Mg जो होता है, Mg का जो वैलेंसी होता है, Mg का वैलेंसी जो होता है, देखिए Mg का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आएगा Mg2O2। और जब इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र निकालेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, MgO बचा, तभी जाके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है। इसीलिए ऑप्शन हमारे जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए। इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से क्या हो सके, प्रवाहित हो जाए, धारा का प्रवाह करे। जिस तार में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं उसी में करंट जो होता है आसानी से प्रवेश करता है। तो सुचालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो करे। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, कार्बन, ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा, सल्फर और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, तो देखिए नाइट्रोजन में जल आ गया यानी कि अधातु है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और सल्फर भी क्या है, एक अधातु है, ठीक है, जिसे हम लोग गंधक भी कहते हैं। इसका एक और नाम है गंधक। और सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है। और वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी संयोजकता, तो इसकी संयोजकता जो होती है 2 होती है, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक एक और है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, देखिए ग्रेफाइट की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट के अंदर जो संरचना होती है वो परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करते हैं
जिसके कारण परतीय संरचना के कारण ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो ये परतीय संरचना के कारण होता है ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन एक और आ गया कि एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एक अधातु का नाम बताना है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो अधातु को पहचानने का तरीका हम क्या बताए थे, जिस तत्व के अंत में अगर इन आता है या जन आता है, इन है या जन है, तो सब के सब अधातु है। तो देखिए हाइड्रोजन ये भी अधातु है, जन आ गया इसमें। तो एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो कार्बन जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है गैस अवस्था में होगा नहीं, ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक ना, फास्फोरस जो है, फास्फोरस भी ये ठोस के रूप में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और सल्फर जो है द्रव के रूप में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो गैस के रूप में पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। तो कार्बन जो है एक सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन जो है एक सार्वभौमिक तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है। सबसे पहले कार्बन की खोज किसने की आज तक ये पता नहीं चला। और सल्फर को हम लोग गंदा कहते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताए थे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, और इसका संकेत जो होता है वो सी होता है। सल्फर का संकेत एस होता है और 16 होता है ये। हाइड्रोजन का एच होता है और परमाणु संख्या 1 होता है। फास्फोरस का पी होता है और परमाणु संख्या 15 होता है। संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता जो होती है, इसकी संयोजकता +-4 होती है। सल्फर का संयोजकता -2 होता है। हाइड्रोजन का +-1 होता है। कभी कभी प्लस लेते हैं, कभी कभी माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं बताएंगे आपको। फास्फोरस की संयोजकता जो होती है P15 तो 3 होती है। ठीक है, फास्फोरस की संयोजकता -3 होती है। तो इस संयोजकता से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु, अगला क्वेश्चन यह है कि मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। अमलगम, इस्पात, जस्तीकरण या संलेपन। या संलेपन तो होगा नहीं, ठीक ना, जस्तीकरण नहीं होगा। इस्पात का मतलब स्टील होता है हिंदी में। इसका सही उत्तर जो होगा अमलगम होगा। अमलगम किसे कहते हैं, तो सुनार की दुकान पर जब आप जाएंगे तो सुनार के दुकान पर एक गहना साफ करने वाला एक पदार्थ होता है जो गहना को उसमें डालता है और तुरंत नया कर देता है, जिसको अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्वारेजिया। ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो HNO3 और HCl जो होता है, HNO3 और HCl का जो दोनों का अनुपात जो होता है 3:1 में इसकी मिलावट होती है, तब जाकर एक अमलगम बनता है। ठीक ना, और धातु को उसे क्या करता है, मिश्र धातु के रूप में वो पारद हो जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन परीक्षा में भी आएगा कि अमलगम में क्या क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है अमलगम में क्या होता है। यहां से आपका ये भी क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में पहला है सोना, जिसको एयू कहते हैं, चांदी Ag कहते हैं, प्लेटिनम Pt कहते हैं, और जेनेट को जिंक कहते हैं। तो सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य का मतलब लवणने वाला धातु। तो 4 ऑप्शन में कौन सही उत्तर होगा, तो सोना जो है इसका सही उत्तर होगा। सोना क्यों सही होगा, क्योंकि सोना जो है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तार बनाए जा सकते हैं। ठीक ना, बाकी किसी धातु में क्षमता नहीं है कि 1 ग्राम से उतना लंबा तार बनाया जा सके, इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा। चांदी जो है सर्वोत्तम चालक है, सबसे उत्तम चालक है ये, जिसमें धारा जो है सबसे कम खर्चों में प्रवाहित होती है। प्लेटिनम को हम लोग झूठा सोना भी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटिनम को क्या कहते हैं, झूठा सोना भी कहते हैं। ठीक है, जिंक के बारे में तो चर्चा हो रही है उस समय से, तो प्लेटिनम को झूठा सोना कहते हैं। अब ये भी जानिए कि जो सोना का परमाणु संख्या जो होता है वो 79 होता है, चांदी का 47 होता है,
और प्लेटिनम का 78 होता है और जिंक का 30 होता है। कहीं आपसे अगर परमाणु संख्या पूछ ले तो आपको इतना पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है लेकिन 5-7 क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो है सोना, चांदी, प्लेटिनम और ये सभी के सभी जो है डी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है वो कौन सी धातु है? तो इसका सही उत्तर जानिए, सीजियम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती है। सीजियम का संकेत जो होता है CS होता है, सोडियम का Na होता है, चांदी का Ag होता है और लिथियम का Li होता है। सबसे हल्की धातु का नाम अगर पूछता है, हल्की धातु का नाम, तो सोडियम जो है सबसे हल्की धातु है। सोडियम सबसे हल्की धातु है। चांदी के बारे में अभी हमको बताया सर्वोत्तम चालक है। सीजियम जो है हथेली पर रखने से ये पिघल जाती है और सोडियम जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यही लिथियम जो है, लिथियम ऑक्साइड की जो बैटरी आती है, बैटरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में किसका इस्तेमाल होता है, किस धातु का इस्तेमाल होता है बैटरी के रूप में? तो उसका सही उत्तर होगा लिथियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा, लोहा और कार्बन तो पहले से है, ठीक ना। उसके अलावा कौन सा तत्व रहते हैं? जिसका सही उत्तर होगा निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। इसका हमने ट्रिक बनाया है स्टेनलेस स्टील के लिए। आप लोग जानिए, लोहा और क्रोमियम, निकर का मतलब होता है Na से निकेल और Cr से क्रोमियम, ठीक है। तो निकेल और क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनते हैं उसे क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो धातु ही कैसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा धातु। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और अधातु के गुण से मिलकर बनते हैं उसे उपधातु कहते हैं। टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 या इससे अधिक उपधातु नहीं है। अधातु कौन होते हैं? जितने भी गैस है सब के सब अधातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक धातु जब मिलते हैं तो वो मिश्र धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धातु है। सही उत्तर जो है इसका धातु होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। pH 1 7 से कम, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या। तो गंधक का मतलब क्या होता है ये भी जानिए। तो गंधक का मतलब, गंधक हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या 16। 16 कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा गंधक का। 14 किसका होता है बताइए? सिलिकॉन उपधातु का परमाणु संख्या 14। 15 जो होता है फास्फोरस का होता है, 16 जो होता है सल्फर का होता है और 17 जो है क्लोरीन का होता है, ठीक ना। क्लोरीन का होता है। क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। सल्फर क्या है? एक अधातु है। फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। फास्फोरस के 3 अपरूप और सिलिकॉन जो है उपधातु है। फास्फोरस के 3 अपरूप, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस और उजला फास्फोरस। लेकिन 10th क्लास के बुक में अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस के 2 ही अपरूप दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। समूह का मतलब पहले जानिए कि समूह का मतलब क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, समूह को अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं, ठीक ना। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? ठीक ना। वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग होते हैं 18 होते हैं, ठीक ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 होगा। 7 क्या होता है? 7 आवर्त होता है, आवर्त। और ये होते समूह, वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करते कौन है? तो सर मोसले जो है, सर मोसले ने अपने अध्ययन के आधार पर 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, ठीक ना। उससे पहले मेंडलीव ने प्रयास किया था। मेंडलीव के प्रयास में
18 वर्ग तो नहीं, लेकिन 9 वर्ग और 7 आवर्त की खोज हो चुकी थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जब बना तो उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग मिला के बने। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्या था, 7 जो है आवर्त थे और 9 वर्ग थे, 9 वर्ग थे। तो मेंडलीव जो है क्यों फेल कर गए, आवर्त सारणी में मेंडलीव क्यों फेल कर गए? मेंडलीव इसलिए फेल कर गए क्योंकि मेंडलीव ने तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर न सजाकर परमाणु भार के आधार पर सजा दिया, इसीलिए मेंडलीव फेल कर गए। लेकिन बाद में चलकर जब तत्वों की खोज हुई तो उन्होंने रिक्त स्थान तो छोड़ा ही नहीं था, जिसके चलते उनका नियम जो है, उनके आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग पूर्ण रूप से नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा ही पढ़ते हैं। तो मोस्ले ने आकर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, तब से लेकर हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा एंड यही पहुंचता है। और चलते चलते थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इंसान अपने रहन सहन का तरीका बदल सकता है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। सही बात है, इंसान अपने रहन सहन का तरीका तो बदल सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि और नियत को नहीं बदल सकता है। इंसान को अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने बुद्धि को और नियत को बदलना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।